नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मणिपुर के मामले पर संसद में कांग्रेस द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। उसे गिरना ही था। यह बात कांग्रेस को भी पता थी, भाजपा को भी पता थी, क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत से ज्यादा है। इसको यही होना था। लेकिन कुछ चीजें आज हुई जिस पर चर्चा होना चाहिए। दोनों तरफ से कुछ परंपराएं टूटी, देश को निराशा लगी। खासतौर से हम जैसे जो स्वतंत्र लोग हैं, जिन्हें ना तो सत्ता पक्ष से कोई मतलब है ना विपक्ष से मतलब है। हम निष्पक्ष हैं और हमारा पार्टी भारत का पार्टी है। मतलब भारत की जनता जो है वो हमारी पार्टी है और हम उसी की भला चाहते हैं। आज मेरे ख्याल से पहली बार हुआ कि जो पार्टी संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाई, वो परिणाम के समय संसद से बहिर्गमन कर गई, संसद का बायकॉट कर दिया। यह भी शायद पहली बार हुआ। अरे आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। बहुत दिन के बाद आपका आशीर्वाद मिला, सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यह परंपरा हुआ कि जो लोग केस किए थे, फैसला सुनाने के टाइम वो थे ही नहीं कि फैसला उनके पक्ष में आया कि विपक्ष में आया। दूसरा इशू हुआ कि जिस मामले पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया, वह मामला पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष किसी ने रखा ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार करीब करीब 2 घंटा तक जिस मुद्दे पर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था, वो शब्द मणिपुर का नाम ही नहीं लिया। हालांकि मणिपुर का 2 घंटा तक लगातार नाम न लेने से जो हुटिंग हुई और जिस मामले पर कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा से बहिर्गमन किया, तब वो मणिपुर का नाम का झड़ी लगा दी और 15 मिनट तक मणिपुर 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 ही कहते रहे। असल में मुझे यह भरोसा हो गया है कि लोकसभा का इस्तेमाल चुनावी वर्ष में, हालांकि आपको 2024 में चुनाव वर्ष लग रहा होगा, लेकिन अब 7-8 महीना रह गया है तो पूरा 1 साल चुनावी वर्ष ही होगा। चुनावी वर्ष में कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से, आपसी मिली भगत से ये प्रचार वर्ष के रूप में मनाने का प्रायोजित कार्यक्रम लोकसभा में हुआ, जो लोकतंत्र के लिए अशुभ है और शुद्ध लोकतांत्रिक परंपरा पर कुठाराघात है। लोकसभा भारत के करदाताओं के पैसे से चलता है। इसका राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करेगा, हमारे पैसे का दुरुपयोग करेगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा में जिस मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, अपने पूरे संबोधन में उसका इस्तेमाल बहुत कम किया। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मणिपुर के मामले पर कांग्रेस के तरफ से जो बोल रहे थे वो मणिपुर का नाम नहीं ले रहे थे। जो कांग्रेस समर्थन में जो पार्टियां थी, जो नया इंडिया गठबंधन बनी है यूपीए को भंग करके, वो इंडिया गठबंधन वाले लोग भी अपनी अपनी पार्टी लाइन और अपने अपने नेता की तारीफ के अलावा मणिपुर का चर्चा उन्होंने नहीं किया। सत्ता पक्ष भी के तरफ से भी जो लोग बोल रहे थे, उनको मणिपुर से कोई मतलब नहीं था। वो भी अपनी अपनी लाइन ले रहे थे और अपनी अपनी बात कह रहे थे। यह बात मैंने कल ही अपने संबोधन में आपत्ति दर्ज करा दिया है। आज चूंकि मामला प्रधानमंत्री के संबोधन का था और प्रधानमंत्री के अलावा और किसी पर चर्चा नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री भी लगातार 2 बार मणिपुर का नाम न लेकर के निराश किए हैं। आखिर मणिपुर पर प्रधानमंत्री की खामोशी क्या कहती है और क्यों वो खामोश रहे और क्यों मणिपुर का लोकसभा में इस्तेमाल किया गया और उसका कोई समाधान न किया गया, आज का मेरा विषय यही है। मित्रों, विपक्ष के लोग जब इसकी शुरुआत किए तो सबसे ज्यादा अपना प्रचार किए। मतलब वो लोग भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी, एक देश में आग लगाने का इल्जाम, मतलब वगैरह वगैरह अपना प्रचार, क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा का सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में देखी जाएगी और हर उस आदमी के यहाँ लोकसभा का कार्रवाई पहुंचेगा जिसके यहाँ मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। जैसे कहा जाता ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहां आपका सीधी एक्सेस नहीं है लोकसभा की कार्यकारिणी के माध्यम से, बाद में समाचारों पर चलने के माध्यम से, आप पूरे 3 दिन तक लाइमलाइट में रहे। माननीय प्रधानमंत्री भी जब उसका जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने सब कुछ कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया तो क्या हुआ, इंदिरा जी ने क्या किया तो क्या हुआ, नरसिम्हा राव साहब ने क्या किया तो क्या हुआ, शास्त्री जी ने क्या कहा तो क्या हुआ, वगैरह से लेकर के अटल जी ने क्या किया, वो सब कुछ
इवन यहाँ तक कि लोकसभा में जो हमारे नेताओं का पोर्ट्रेट लगता है, वो कब कब किन किन नेताओं का पोर्ट्रेट लगा, देश को यह जान करके क्या जरूरत थी, मणिपुर का इससे क्या मतलब है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी का पोर्ट्रेट कब लगा, पटेल साहब का पोर्ट्रेट कब लगा, यहां तक कि मोहनदास करमचंद गांधी का पोर्ट्रेट कब लगा, तब जब भारत में कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, तब लोकसभा में लगा। मित्रों, यह बात देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के मुंह से ओछी जैसी लगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर पर उनके पास शब्द बेशक न था, लेकिन पार्लियामेंट को चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना मुझे क्षोभ व्यक्त किया। मैं उस बात से निराश हुआ। आमतौर पर प्रधानमंत्री का संबोधन को मैं बड़ी इत्मीनान से सुनता हूं, क्योंकि उनका संबोधन अकाट्य होता है। आज भी करीब 2 घंटा 14 मिनट में जो लाल बहादुर शास्त्री का रिकॉर्ड को 1 मिनट से तोड़ा है, उसमें उन्होंने जो शब्द कहा वो सारे के सारे अकाट्य शब्द थे। उन्होंने एक भी असत्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एक भी जगह लोगों को भरमाए नहीं, बरगलाए नहीं, लोगों को कोई दूसरी बातें नहीं कही। जो जो बात उन्होंने कहा वो सब सत्य था। उन्होंने कहा कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज सोनिया गांधी के नेतृत्व तक जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया और कैसे किया। उन्होंने कहा कि यह परंपरा भी अजीब है कि जब आदरणीय सोनिया गांधी के पहले जब शरद पवार साहब विपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का शुरुआत किया था। फिर फलाने टाइम में अटल जी के टाइम में सोनिया जी ने किया था, फिर फलाने जी किया था। लेकिन आज नेता विपक्ष के हैसियत से जो आदमी हैं, उनको बोलने का ही मौका नहीं दिया। मतलब उनका मतलब अधीर रंजन चौधरी से था। लेकिन खैर वो तो अपना राजनीति खेल रहे थे। कोई भी आदमी बोलता तो वो क्या बोल पाता और क्यों बोल पाता, यह मामला नहीं है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि सदन में जब मामला मणिपुर पर आ रहा है, तो सबसे ज्यादा उपयुक्त, उचित और शानदार होता कि मणिपुर के मामले में चर्चा होती, और इसका शुरुआत ना तो डिंपल यादव से उचित होता, ना राहुल गांधी से उचित होता, और ना ही नरेंद्र मोदी से उचित होता। यह उचित होता जो लोग सेना के विशेषज्ञ लोकसभा में चुन के गए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको विदेश मामलों का ज्ञान होगा। मैं 4-5 लोगों को जानता हूं, जो लोगों को नॉर्थ ईस्ट की बड़ी ज्ञान है। अपने अधिकारी कार्यकाल में वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय दिए हैं। एक सज्जन का मैं जानता हूं जो नॉर्थ ईस्ट मामलों का अधिकारी हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट का एक मंत्रालय था, उसमें सचिव होते थे, अभी लोकसभा में है। उनसे बलवाया जाता, उनसे कहलवाया जाता, या उन विशेषज्ञों से राय लेकर के स्क्रिप्ट से बोला जाता, और तब देश जानता कि भाई मणिपुर में क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। क्योंकि समस्या मणिपुर में जो कुकी और मैत्री समुदाय के बीच में गोली चली हुई है, उस पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला। महिला का बलात्कार हो गया, महिला को जिंदा जला दिया गया, यह बताया गया। किस तरह से राजस्थान में 4 साल का लड़की को काट दिया गया, यह बताया गया। किस तरह से 80 साल की बुढ़िया का बलात्कार हुआ, यह बताया गया। लेकिन इससे मणिपुर का समस्या का उजागर कहाँ हुआ, और मणिपुर के उस समस्या का समाधान क्या है, यह कहाँ हुआ, यह बात मैं जानना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं, देश का हर नागरिक जानना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो सदन का इस्तेमाल करीब करीब 3 दिन से हुआ है, वो चुनाव प्रचार के लिए हुआ है। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं आभारी हूं विपक्ष का कि उन्होंने चुनाव के इस अंत में हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। शायद मैं इतनी बातें खुल के नहीं कह सकता था, शायद मैं इतनी बातें नहीं रख सकता था, लेकिन मैं एहसानमंद हूं विपक्ष का, जिनके दिए हुए मौके को मैंने लपक करके अपनी सारी बातें कह दी। चुनाव का प्रचार अपने पार्टी का ना खर्चे हो करके आपके करदाताओं के पैसे से कर दिया है। लेकिन मित्रों, अब यह होगा क्या? अविश्वास प्रस्ताव तो पहले दिन कांग्रेस को भी पता था कि गिर जाएगा। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम जाने से पहले कांग्रेस बहिर्गमन कर गई, क्योंकि संख्या बल उनको पता था। लेकिन अगर आगे भविष्य में, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि भाई आप 28 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा, खैर वो तो मजाक के लिए ला रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद लग रहा है कि 24 में तो आएगा मोदी, जो स्थिति और जो वातावरण बन रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मिले मौके में विपक्ष के कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के किसी भी ऐसे मुद्दे को राष्ट्र के सामने नहीं रख सका जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो। महंगाई बेलगाम है, कई जगह आर्थिक तंगी जैसी स्थिति है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर विपक्ष बढ़िया से बातों को रख सकता था।
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि मुझे जैसा साधारण आदमी यह बात समझ सकता है कि फला 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 मुद्दे को उठा करके इस सरकार की बदनामी कराई जा सकती है और जनता में अपना स्थान बनाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सुनहरी मौके को वो लोग क्यों अपने हाथ से जाने दिया, यह शोध का विषय है। या हो सकता है कोई ऐसी कमजोर नस पकड़ जाने की खतरा हो कि अगर कहीं मैंने मुद्दा ज्यादा उठा दिया तो ईडी की दरवाजे पर दस्तक ना हो जाए। और अगर आप इतना डर रहे हैं तो राजनीति में बने रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी कहते थे कि जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह ये कहाँ कहा गया? ये तो राजनीति में हर आदमी जानता है और हर आदमी का ये सोच है कि अगर राजनीति में डरेंगे तो मुद्दा कैसे उठाएंगे। और सरकार का भी मामला था। हालांकि आज प्रधानमंत्री और कल गृह मंत्री भी, स्मृति ईरानी भी, जिन जिन को सरकार की तरफ से बोलने का मौका मिला उन्होंने विपक्ष की धज्जियां उड़ाने, विपक्ष के हर नाकामियों को सामने रखने और विपक्ष के कुकृत्यों को टीवी पर बाहर रविशंकर प्रसाद ने जैसा कि कल कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई आप आतताई हैं क्या? आपका घमंड देखिए कि सरदार पटेल जो मनमोहन सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष नेता थे, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। और उस आदमी के दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा जो भारतीय जनता पार्टी के देश में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उस पर फूल चढ़ाने कोई नहीं गया। आज सदन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का एक प्रतिमा बनाया गया है, उस पर राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, कांग्रेस का कोई भी नहीं गया। यहां तक कि जो वार मेमोरियल बना है इंडिया गेट पर, जो वार मेमोरियल हमारे देश के जवानों के शहीद को सलामी देता हुआ जो शानदार प्रदर्शन, उनके नामों का उल्लेख पत्थरों पर किया गया है, उस पर एक फूल चढ़ाने के लिए राहुल गांधी नहीं गए। तो अब आप मौका देते हैं तभी तो सदन में इस तरह की बात की जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि राहुल गांधी खेत में जो फोटो खिंचवा रहे हैं कि पूरा ट्रैक्टर भीगा है और आपके शरीर पे एक मिट्टी भी नहीं लगी, आप पूरा घुटना तक धान में डूब गए हैं लेकिन टी शर्ट नहीं भीगा हुआ है, यह सब फोटोबाजी का प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन आप अपने घर से 5 कदम आगे चल करके वार मेमोरियल पर क्यों नहीं गए? कोई वार मेमोरियल ऐसा तो था नहीं कि कोई हिंदू मारा था जिससे वोट बैंक बर्बाद हो जाता। जैसे आप पहलू खान और अखलाक खान के लिए गुलाटियां मारते हुए आप चले गए थे। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुआ था, आप सड़क पर कुलाशी मारते हुए चले गए थे। लेकिन वही एक भारत और तिब्बत सीमा का जवान सियाचिन में बर्फ में दब गया था, कई दिन के बाद निकला और बेस अस्पताल में भर्ती था, उसको देखने के लिए आप में से कोई नहीं गया क्योंकि वो मिलिट्री का जवान था, वोट बैंक नहीं था। दिल्ली में एक मुस्लिम लड़के से प्यार करने में हिंदू लड़के को काट दिया गया, कोई ना तो ट्विटर पर कोई विरोध किया और ना ही किसी मामले में विरोध किया। वो वोट बैंक तो नहीं था। भारतीय सेना के जवान हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गए। हमारे कहने से क्या होगा, आप खुद ही समझ नहीं है तो हम कितना समझाएंगे। लेकिन इस पूरे नो कॉन्फिडेंस से मेरे को 2 बातें ऑब्जेक्शनेबल लगी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो अगर अब बाद में भविष्य में कोई नो ऑब्जेक्शन आएगा तो मेरा आकर्षण नहीं रह पाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस विषय पर नो कॉन्फिडेंस लाया गया है या लाया जाएगा उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं होगा। तो फिर टीवी पर 2.5-3 घंटा में अपना 2.5-3 दिन तक अपना टाइम खराब करके क्या करूंगा, क्योंकि चैनल बदलने से मनोरंजक कार्यक्रम आता है, हम उसको देख करके एंजॉय करेंगे, बेकार आपका बकवास देख करके क्यों दिल को दुखाएंगे। और दूसरा, सदन का इस्तेमाल राजनीति लाभ के लिए और चुनाव प्रचार के लिए ना हो, यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है, मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल है। और यह बात दोनों ही पार्टियों पर लागू होती है, पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। सदन में इस टाइम कोई निष्पक्ष नहीं है जिसको मैं एड्रेस कर सकूं। 2 लोग ही सदन में हैं, या तो वो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विपक्ष में है। पहले एक जमाना हुआ करता था जो कहा जाता था कि थर्ड फ्रंट बनेगा, एक तीसरा मोर्चा बनेगा। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से तीसरा मोर्चे का नाम हमने कभी नहीं सुना। आज प्रिंट में दे दीजिए, अगर सुने हो तो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि इसके पहले तीसरा मोर्चा आता था कि न भाजपा न कांग्रेस, एक तीसरा मोर्चा। लेकिन 2014 के बाद जो शब्द सुनने को नहीं मिला वो है तीसरा मोर्चा। सदन में भी आज की तारीख में स्थिति यही है। मित्रों, सदन इस देश का बड़ा मंदिर है। लोकतंत्र में लोकतंत्र प्रहरियों को बैठने के लिए और उनको अपनी बात रखने के लिए, मेरा मुद्दा उठाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब वो मेरा मुद्दा ना उठा करके अपना मुद्दा उठाते हैं, मेरी बात ना करके अपनी बात करते हैं, तो मन को ठेस पहुंचता है। भविष्य में ऐसा ना हो,
इन उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं देंगे और अगर कहीं जनता को बुद्धि आ गई तो आपका क्या होगा, यह विचार करने वाली बात है। इतनी विषम स्थितियों तक आपकी स्थिति ना पहुंचे, इन उम्मीद आशाओं के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और लोकतंत्र की जय हो।